हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। 1907 में सोवियत यूनियन के लीडर ने कहा, हमारे पास ऐसी शिप है जो कि ब्रिज के ऊपर से जंप कर सकती है। सोवियत लीडर के अल्फाजों ने पश्चिमी देशों को उलझा कर रख दिया कि सोवियत यूनियन के पास ऐसी कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी कौन सी गुप्त आविष्कार है जिसकी बू सोवियत नेताओं के बातों से आ रही है। असल में सोवियत लीडर जिसके बारे में बात कर रहा था वो एक ऐसे मशीन था जो इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। एक ऐसे पानी में चलने वाला जहाज था जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट की तरह तेज और वक्त आने पर अपने आप को पानी की सतह से ऊपर उठा लेता था। ये सोवियत यूनियन की खूबियां और यूनिक टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये जहाज सोवियत यूनियन के खत्म होने के साथ ही गायब हो गया था। 1950 में दुनिया की सबसे तेज तरीन बोट्स हाइड्रोफॉयल थी। इस किस्म की बोट्स में विंग्स लगे होते थे जो कि इसके हल के साथ अटैच होते थे और एक बेहतरीन इंजीनियरिंग इनोवेशन थी, क्योंकि रफ्तार बढ़ने के साथ इस बोट के विंग्स पानी की सतह से ऊपर उठ जाते थे, जिसकी वजह से इन बोट में पानी की घर्षण कम हो जाती थी जो कि इस बोट को हाई स्पीड मुहैया कराती थी। यही वजह थी कि ये बोट्स उस वक्त की सबसे तेज बोट थी। लेकिन सबसे तेज बोट्स होने के बावजूद भी ये बोट 110 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकती थी और इस प्रॉब्लम को इंजीनियर भी हल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसी वक्त एक सोवियत हाइड्रोफॉयल डिजाइनर रोस्टिलाव एलेक्सीएव के पास इस प्रॉब्लम के हल के लिए एक जबरदस्त आइडिया था। एलेक्सीएव के पास जो आइडिया था वो था, अगर हाइड्रोफोबिक बोट्स के सारे विंग्स बदलकर पानी के ऊपर लगा दिया जाए, मतलब आउट ऑफ वाटर लगा दिया जाए, यानी कि इसका टेक्निक को हाइड्रोडायनामिक से बदलकर एरोडायनामिक कर दिया जाए, तो इस बोट की स्पीड आसमान छू सकती है। लेकिन इसके लिए पहले की तरह अनइमेजिनेबल स्पीड की जरूरत थी जो कि अंडर वाटर विंग्स से बनती थी। और अगर एक दफा एलेक्सीएव की ये शिप उतनी ही स्पीड हासिल कर लेती है तो ये शिप पानी को छोड़कर आउट ऑफ वाटर चल सकती है। लेकिन ये शिप एयरक्राफ्ट की तरह नहीं उड़ सकेंगे, बल्कि हवा का सहारा लेते हुए पानी के ऊपर उड़ पाएगी, यानी कि पानी की सरफेस से थोड़ा ऊपर। जब एक एयरप्लेन लैंडिंग करते हैं या फिर ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज होते हैं तो एयरप्लेन को एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है और ऐसा लगता है कि प्लेन जमीन पर लैंड नहीं करना चाहते हैं। इसी फिनोमिना को ग्राउंड इफेक्ट कहा जाता है और एलेक्सीएव इसी ग्राउंड इफेक्ट को अपनी शिप्स के लिए यूज करना चाहते थे। अपने आइडिया को प्रूव करने के लिए एलेक्सीएव कुछ स्केल मॉडल बनाए और कुछ स्मॉल प्रोटोटाइप भी बनाए, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को फुल्ली डेवलपमेंट करने के लिए एलेक्सीएव को बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत थी और ये एक ही सूरत में मुमकिन हो सकता था कि एलेक्सीएव अब अपने इस आइडिया का डेमो सोवियत यूनियन फौज के सामने दे। एलेक्सीएव की शिप को एक्रानोप्लेन का नाम दिया गया और ये शिप एयरक्राफ्ट की तरह ही लेकिन सतह से थोड़ा ऊपर उड़ सकते थे। इनकी स्पीड एयरक्राफ्ट की तरह ही थी और लो सरफेस की वजह से ये रेडार में भी नहीं आती थी और पानी से बिल्कुल बाहर होने की वजह से ये सोनार सिस्टम के पकड़ में भी नहीं आती थी और ना ही पानी में बिछाए गए माइंस इसका कुछ बिगाड़ सकता था। इसके अलावा एक्रानोप्लेन कम गहरे पानी वाले पहाड़ और बीच पर भी जा सकती थी जहां आम शिप नहीं जा सकती। इसके अलावा एलेक्सीएव की दावा था कि ये प्लेन सस्ते और इन्हें बिल्ड करना भी आसान होगा। दोस्तों, एलेक्सीएव ने अपने इस आइडिया से छोटे प्रोटोटाइप बनाकर मिलिट्री ब्रास और सोवियत लीडर के अटेंशन हासिल कर ली। सोवियत लीडर ने इस टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल देखा और ये भी कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी नहीं है। सो सोवियत यूनियन ने मिलिट्री फंडिंग के दरवाजे एलेक्सीएव पर खोल दिए ताकि एलेक्सीएव और उसकी टीम इस आइडिया पर काम कर सके और जल्द से जल्द इसे वास्तव रूप में तब्दील किया जा सके। और दोस्तों, सिर्फ 5 साल के अंदर ही एलेक्सीएव और उसकी टीम ने स्मॉल प्रोटोटाइप से, जिनका वजन सिर्फ कुछ टन ही था, उससे एक बड़ा 265 टन का मॉन्स्टर शिप बना लिया जिसे कोरबल मैकेट यानी कि एम कहते हैं और ज्यादातर इसे कैस्पन सी मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं। ये के एम या फिर सी मॉन्स्टर 600 टन का वजन उठाकर 650 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता था और कुछ सोर्सेस का ये भी कहना है कि ये 750 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता था। दोस्तों, ये मशीन 1966 में बनाई गई और ये दुनिया की लार्जेस्ट मशीन में शुमार होती थी। सी मॉन्स्टर की लिफ्ट ड्रैग रेशियो इंप्रेसिव थी। इतनी बड़ी मशीन के लिए ग्राउंड इफेक्ट हासिल करने के लिए 10 जेट इंजन लगे हुए थे, जिनमें से फॉरवर्ड 8 जेट इंजन थे जो कि अगले विंग्स पर लगे हुए, जो इसे थ्रस्ट देकर एक तरह के हॉवरक्राफ्ट बनाते थे। याद रहे, हॉवरक्राफ्ट और ग्राउंड इफेक्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दोस्तों, जब 8 इंजन इस मॉन्स्टर को ग्राउंड इफेक्ट देते थे और एक दफा ग्राउंड इफेक्ट हासिल हो जाती थी तो ये 8 फॉरवर्ड इंजन बंद कर दिया जाते थे और सिर्फ 2 इंजन इस मॉन्स्टर को चलाने के लिए काफी होते थे, जो 600 टन के वजन को एयरक्राफ्ट की स्पीड की तरह लेकर जाते थे। गाइस, इस सी मॉन्स्टर को 1966 में पहले टेस्ट के बाद इसने प्रूफ कर दिया कि एक्रानोप्लेन का फ्यूचर शानदार है और इस पर जोर शोर से काम किया जा सकता है। लेकिन इस सी मॉन्स्टर के साथ कुछ दिक्कतें भी थे। इसके लिए केयरफुल मेंटेनेंस की जरूरत थी। इसके 10 इंजन को सॉल्ट वाटर और फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से डैमेज होने का खतरा था। इसको ऑपरेट करना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि ग्राउंड इफेक्ट पर इसे सेफली उड़ाना उतना आसान नहीं था। इसे मोड़ काटने के लिए काफी लंबे फासले की जरूरत होती थी, जिसका मतलब था कि दूसरा
पैसिव और ऑप्टिकल को एडवांस वार्निंग देना पड़ता था, और दूसरा एक ये मॉन्स्टर कम वाटर पर चलता था और कभी इसका तजुर्बा हाई सी या फिर गहरा समुद्र में नहीं किया गया था। ये चैलेंजेस थे जो कि इस नई किस्म के व्हीकल के लिए चुनौती थे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि नई चीज पहले दफा में ही परफेक्ट बन गया हो। एक बल्ब को बनाने के लिए भी सैकड़ों कोशिश किए गए थे, एक परफेक्ट एयरप्लेन भी पहले बार में नहीं बन गया था। तो जिसने पानी से 4 से 5 मीटर ऊपर शिप को ग्राउंड इफेक्ट पर चला दिया, वो और उसका टीम इन चैलेंजेस को निपटने के लिए भी काबिलियत रखती थी, और एलेक्सियव और उनकी टीम इन खामियों पर काम भी कर रही थी। लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि केएम की पहली फ्लाइट के बाद सोवियत लीडर चेंज हो चुका था और सब कुछ बदल गया था। नए लीडर में ना ही सबर था और ना ही रिस्क टेकर थे, यानी कि खतरा नहीं मोल लेते थे। इन्होंने एक्रानोप्लेन डेवलपमेंट को गैर जरूरी समझा, बजाय इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के इन्होंने दूसरी मिलिट्री प्रोजेक्ट पर ज्यादा जोर दिया, और ये एलेक्सियव के लिए बहुत ही बुरी खबर थी। 1968 में एलेक्सियव को हाइड्रोफॉल ब्यूरो के डायरेक्टर से हटाकर सिर्फ एक्रानोप्लेन प्रोग्राम का हेड बना दिया गया, जिसका बजट पहले ही कम था, उसे और भी कम कर दिया गया। एलेक्सियव और उसके इंजीनियर ने अपना फोकस रिसोर्सेज के मुताबिक छोटे एक्रानोप्लेन पर शिफ्ट कर दिया, जो कि 150 टन कैरी कर सकता था और ग्राउंड इफेक्ट पर फ्लाई कर सकता था। इन कैपेबिलिटी के साथ भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जैसे कि इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी भी गिरानी पड़ी। गाइस, सोवियत नेवी में ओनली 3 एक्रानोप्लेन शामिल किए गए और इसकी संख्या नहीं बढ़ सके, क्योंकि सोवियत यूनियन आमतौर पर कमजोर होता जा रहा था। दोस्तों, 1975 में सोवियत यूनियन की ब्यूरोक्रेसी ने एलेक्सियव को दोबारा डिमोट कर दिया और इसे एक्रानोप्लेन के हेड से हटाकर एक आम सा एम्प्लॉय बना दिया। जिस वक्त एलेक्सियव को हटाया गया, उस वक्त एलेक्सियव प्रोजेक्ट 903 की डिजाइन पर काम कर रहे थे, जो कि लिमिटेड रिसोर्स के साथ भी एक अच्छा और पिछले कुछ खामियों से बेहतर और एक अटैक करने वाला ट्रांसपोर्ट ग्राउंड व्हीकल था, जो कि केएम जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन 100 टन का वजन उठाने की कैपेसिटी रखता था। इस एक्रानोप्लेन की स्पीड 550 किलोमीटर प्रति आवर थी। इस एक्रानोप्लेन को LGNO क्लास कहते थे। ये छोटा मॉन्स्टर 6 एंटी मिसाइल कैरी कर सकता था और इसमें गन्स वगैरह भी मौजूद थी। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक थी। दोस्तों, एलेक्सियव की फाइनल डिजाइन पर काम तो किया गया और ये कामयाबी के साथ डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन एलेक्सियव इस फाइनल प्रोजेक्ट की सफलता को देखने से पहले ही दुनिया से चल बसे। 1980 में सिर्फ 63 साल की उम्र में ही एलेक्सियव की मौत हो गई। ये LGNO क्लास एक्रानोप्लेन 1987 में सोवियत नेवी में शामिल हुआ, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये सोवियत यूनियन की आखिरी सांसें थी और 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था और जो चंद एक एक्रानोप्लेन बनाए गए थे, इन्हें सर्विस से निकाल दिया गया। दोस्तों, एक नई टेक्नोलॉजी थी जो कि वक्त की मार की शिकार हुई। अगर एलेक्सियव को फ्री हैंड और रिसोर्सेज मिलते तो ये टेक्नोलॉजी सफलता के आसमान छू सकते थे और एक्रानोप्लेन आज की आधुनिक दुनिया का हिस्सा होते। खुद सोचे, अगर इस टेक्नोलॉजी पर एलेक्सियव को अपने हिसाब से काम करने दिया जाता तो एलेक्सियव यकीनन इस सी मॉन्स्टर को सक्सेस की ऊंचाई पर उड़ाने के काबिल बना सकता था, और एलेक्सियव का यह दावा भी था। दोस्तों, ये मशीन पैसेंजर भी कैरी कर सकती थी और किसी भी कार्गो एयरक्राफ्ट या कार्गो शिप की तुलना में तेजी से कार्गो डिलीवर भी कर सकते थे, जो कि ट्रेड के लिए बहुत ही बेहतर होता। लेकिन यह मशीन बदकिस्मती से अपने लिए रिसोर्सेस हासिल करने में नाकाम हुई। गाइस, जब सोवियत यूनियन 60s में इस नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था तो ये प्रोजेक्ट अमेरिका और पश्चिमी देशों को हिलाकर रख दिया था। हुआ यह था कि जब सोवियत यूनियन के लीडर ने फखर से कहा कि हमारे पास ऐसी शिप्स है जो कि ब्रिज के ऊपर से जंप कर सकती है, तो अमेरिका की संदेह हुई और अमेरिका ने सोवियत यूनियन की जासूसी शुरू कर दी। 1967 में अमेरिका ने स्पाई सैटेलाइट के जरिए केएम टेस्टिंग की कुछ तस्वीर ले ली थी। इन तस्वीर ने अमेरिका को हैरान कर दिया था कि यह किस किस्म का एयरक्राफ्ट है, और अमेरिका के इंटेलिजेंस CIA ने इसे कैस्पियन सी मॉन्स्टर का नाम दिया था, क्योंकि स्पाई सैटेलाइट ने इसे कैस्पियन सी पर देखा था। एक तो कोल्ड वॉर पीक पर थी और दूसरा इस डिस्कवरी ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो प्रोजेक्ट कॉलिंग के तहत अनमैन एरियल व्हीकल बनाए, ताकि सोवियत के इस प्रोजेक्ट को करीब से जांच पड़ताल किया जा सके, जहां करीब से जासूसी की जा सके कि ये क्या चीज है। गाइस, एलेक्सियव का लास्ट एक्रानोप्लेन यानी LGNO क्लास इस वक्त कैस्पियन सी के बीच पर खड़ा है। सो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए टेक केयर।